जरा कल्पना कीजिए, एक आम सुबह है, लोग अपनी गाड़ी से दफ्तर के लिए निकल रहे हैं और अचानक पूरे शहर के ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाते हैं। बाप रे, वो तो पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल होगा। बिल्कुल। और लोग घबराकर एटीएम की तरफ भागते हैं, पर मशीनों से पैसे ही नहीं निकल रहे। सब कुछ ठप। हाँ, न्यूज़ चैनलों का प्रसारण अचानक ब्लैकआउट हो जाता है। अस्पतालों के इमरजेंसी नंबर काम करना बंद कर देते हैं। आसमान में कोई लड़ाकू विमान नहीं है, सरहदों पर कोई गोली नहीं चली है। लेकिन फिर भी एक पूरा देश लकवाग्रस्त हो गया है। एकदम सही कहा। और साल 2007 में एस्टोनिया नाम के देश के साथ ठीक ऐसा ही हुआ था। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये दुनिया का पहला ऐसा युद्ध था जहां एक भी गोली नहीं चली। और देखिए, एस्टोनिया की उस घटना ने ना युद्ध की पूरी परिभाषा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वही तो, आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे सामने जो स्रोत है वो एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, पारंपरिक युद्धों में चीजें बहुत स्पष्ट होती हैं। हमले दिखाई देते हैं, दुश्मन की वर्दी पहचानी जा सकती है। लेकिन अब हम अदृश्य युद्ध यानी इनविजिबल वॉरफेयर के युग में जी रहे हैं। बिल्कुल, हमारा मिशन आज यही है कि सुनने वालों को ये समझाया जाए कि बिना एक भी गोली चले कैसे पूरे के पूरे देश बर्बाद किए जा सकते हैं। मुझे 2023 का नाटो का वो बयान याद आ रहा है। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर आधिकारिक बयान जारी किया था। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि मानव मस्तिष्क अब प्राथमिक युद्ध क्षेत्र है। बाप रे! यानी जमीन या हवा पर कब्जा करने से पहले इंसानों के दिमाग पर कब्जा किया जा रहा है। एकदम सटीक। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हमारा दिमाग ही युद्ध का मैदान बन चुका है तो जाहिर है कि यहाँ इस्तेमाल होने वाले हथियार तोप या मिसाइलें तो नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ सबसे बड़ा हथियार है सूचना, यानी इंफॉर्मेशन। तो चलिए इस अदृश्य शस्त्रागार को थोड़ा खोल कर देखते हैं। झूठ जो कभी महज अफवाह हुआ करते थे, वो अब बाकायदा एक सैन्य हथियार कैसे बन गए हैं? इसके लिए ना हमें 1990s के दशक में जाना होगा। खाड़ी युद्ध का वो वाकया इसका सबसे सटीक उदाहरण है। आप उस 15 साल की लड़की की गवाही की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। 1990 में अमरीकी संसद के सामने नायरा नाम की एक कुवैती लड़की ने रोते हुए गवाही दी थी। वो बहुत ही भावुक पल था। बहुत ज्यादा। उसने बताया कि इराकी सैनिक कुवैत के अस्पतालों में घुसे, उन्होंने नवजात बच्चों को इनक्यूबेटर से बाहर निकाला। हे भगवान! और उन्हें ठंडे फर्श पर मरने के लिए छोड़ दिया। ये कहानी इतनी भयानक थी कि इसने रातों रात पूरे अमेरिका को युद्ध के पक्ष में कर दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी और डरावनी सच्चाई कुछ और ही थी। हमारे स्रोतों के अनुसार वो लड़की कोई आम अस्पताल की स्वयंसेवक नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो असल में अमेरिका में कुवैत के राजदूत की अपनी बेटी थी। और वो पूरी इनक्यूबेटर वाली कहानी शुरू से लेकर अंत तक एक सफेद झूठ थी। और ये कोई अचानक घटी घटना नहीं थी। हाँ, इस पूरी कहानी को बाकायदा एक हॉलीवुड स्क्रिप्ट की तरह घड़ा गया था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कुवैत सरकार ने हिल एंड नॉल्टन नाम की एक बहुत बड़ी पीआर फर्म को लगभग $10.8 मिलियन दिए थे। बाप रे, इतनी बड़ी रकम! और उन पीआर विशेषज्ञों ने बाकायदा उस लड़की को एक्टिंग सिखाई। उसे बताया कि कब रोना है, कब अपनी आवाज को भारी करना है। मतलब एक इतनी महंगी और गढ़ी हुई कहानी ने एक पूरे युद्ध की नींव रख दी। यही तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का असली तंत्र है। ये सिर्फ झूठ बोलने के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में है? ये इस बारे में है कि वो झूठ इंसानी दिमाग के किस हिस्से पर वार करता है। नायरा की कहानी ने सीधे लोगों की भावनाओं और सहानुभूति पर हमला किया, जिससे उनकी तार्किक सोच बंद हो गई। बिल्कुल। इसी तरह 2003 के इराक युद्ध की शुरुआत को देखें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी गंभीर जगह पर अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल ने क्या किया? उन्होंने एक छोटी सी शीशी हाथ में लेकर दावा किया था कि ये एंथ्रैक्स है। हाँ, और कहा कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं। ये ना मुझे बिल्कुल एक जादूगर के खेल जैसा लगता है। वो कैसे? जैसे जादूगर हमेशा एक हाथ से कोई चमकदार चीज दिखाता है ताकि दर्शकों का ध्यान पूरी तरह से भटक जाए, और उसी दौरान वो दूसरे हाथ से अपनी असली चाल चल देता है। बहुत सही तुलना की आपने। वो एंथ्रैक्स की शीशी और तबाही का डर वही भटकावा था। इस एक दावे के आधार पर इराक पर भीषण हमला हुआ, लेकिन सालों की खोजबीन के बाद पता चला कि वहां ऐसे कोई हथियार कभी थे ही नहीं। और खुद पॉवेल ने बाद में इसे अपने करियर का सबसे बड़ा दाग माना था।
लेकिन देखिए 1990 या 2003 में इस तरह के भ्रम फैलाने के लिए बड़ी पीआर एजेंसियों और लाखों डॉलर्स की जरूरत पड़ती थी। हाँ, बड़े राजनेता भी चाहिए होते थे। लेकिन आज तकनीक ने इस भटकावे को हर इंसान की जेब में पहुंचा दिया है। सीरिया और यूक्रेन युद्ध के दौरान जो हुआ वो इसी का अगला चरण है। बिल्कुल। 2022 में यूक्रेन युद्ध के बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने ही सैनिकों को हथियार डालने के लिए कह रहे थे। हाँ, लेकिन वो वीडियो असली नहीं था, वो एक डीप फेक था। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मशीन ने ज़ेलेंस्की के चेहरे के हाव भाव, उनकी आवाज, सब कुछ कॉपी कर लिया था। और वो भी इतनी सफाई से कि पहली नजर में किसी भी इंसान का दिमाग धोखा खा जाए। ज़ेलेंस्की को तुरंत लाइव टीवी पर आके सफाई देनी पड़ी थी कि वो डटे हुए हैं। सोचिए, युद्ध के बीच दुश्मन सेना का मनोबल तोड़ने के लिए एआई द्वारा बनाए गए डीप फेक का इस तरह इस्तेमाल होना इतिहास में पहली बार हुआ था। ये डीप फेक काम कैसे करता है, ये समझना बहुत जरूरी है हमारे सुनने वालों के लिए। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम किसी इंसान के हजारों घंटे के वीडियो फुटेज का विश्लेषण करते हैं, गणितीय मॉडल तैयार कर लेते हैं और फिर उस मॉडल पर कोई भी नया शब्द या वाक्य फिट कर सकते हैं। ये तो भ्रम पैदा करने की ऐसी मशीन है जिसे पकड़ना अब आम इंसान के बस की बात ही नहीं रही। बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ वीडियो बनाने तक सीमित नहीं है। इन झूठी खबरों को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? अब पीआर एजेंसियों की जगह सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने ले ली है। और ये सोशल मीडिया का मैदान अब सूचना का नहीं बल्कि नफरत का एक हथियार बंद मैदान बन चुका है। म्यांमार का उदाहरण इसे बहुत ही भयानक तरीके से साबित करता है। हमारे स्रोतों के अनुसार म्यांमार में 2017 में जो हुआ वो एल्गोरिदम के हथियार बनने की सबसे डरावनी केस स्टडी है। हाँ, वहां की सेना ने सिर्फ कुछ भड़काऊ पोस्ट नहीं किए थे, उन्होंने बाकायदा फेसबुक का व्यवस्थित रूप से दोहन किया। उन्होंने फर्जी अकाउंट्स बनाए थे ना? बिल्कुल। कुछ अकाउंट्स मशहूर पॉप स्टार्स के नाम पर थे, कुछ कॉमेडी और मीम पेज थे, ताकि पहले लोग उनसे जुड़ें। हाँ, शुरुआत में मनोरंजन का कंटेंट डाला गया ताकि लाखों फॉलोअर्स जुड़ जाएं, और फिर धीरे धीरे बहुत ही रणनीतिक तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ झूठी खबरें डालनी शुरू की गईं। जैसे कि वे मंदिरों को जला रहे हैं या बच्चों को अगवा कर रहे हैं। और फेसबुक का एल्गोरिदम इस तरह के कंटेंट को और ज्यादा फैलाता गया। नतीजा ये हुआ कि एक पूरा नरसंहार हो गया। 7 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर पड़ोसी देशों में भागना पड़ा। बाद में खुद फेसबुक ने स्वीकार किया था कि उनका प्लेटफॉर्म इस हिंसा को रोकने में विफल रहा था। और ये विफलता ना सिर्फ एक तकनीकी चूक नहीं थी, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम कर रहा है। अमेरिका के 2016 के चुनावों के दौरान रूस की इंटरनेट रिसर्च एजेंसी ने जो किया वो इसका एक और उदाहरण है। वो ह्यूस्टन टेक्सास वाला मामला? हाँ, वो तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। स्रोत बताते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग रूस में बैठे एक ऑपरेटर ने टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में एक ही दिन एक ही सड़क के 2 किनारों पर 2 बिल्कुल विरोधी विचारधारा वाले अमेरिकी समूहों का प्रदर्शन आयोजित करवा दिया। सोचिए, एक फेसबुक ग्रुप ने इस्लाम के विरोध में लोगों को बुलाया और दूसरे ग्रुप ने इस्लाम के समर्थन में। और दोनों तरफ असली अमेरिकी नागरिक खड़े थे, झंडे लहरा रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे थे। और उन्हें ये भनक तक नहीं थी कि उन्हें आमने सामने खड़ा करने वाली डोर हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश से खींची जा रही थी। और भारत के संदर्भ में भी स्रोत बताते हैं कि 2017 से 2019 के बीच व्हाट्सएप पर बच्चा चोरी या गाय ले जाने की झूठी अफवाहें कितनी तेजी से फैली। बिल्कुल, एक साधारण सा फेक मैसेज फॉरवर्ड होता गया और जमीन पर भीड़ ने कानून अपने हाथ में ले लिया। तबरेज अंसारी जैसे कई लोगों को इन अफवाहों के कारण मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ा। हम यहाँ केवल स्रोतों में दी गई जानकारी रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत कितनी खतरनाक हो सकती है। सही कहा। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक सवाल उठाना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए। हम बार बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एल्गोरिदम पर उंगली उठा रहे हैं। क्या सच में सिर्फ इन कंप्यूटर कोड्स को दोष दिया जा सकता है? क्या समाज में नफरत फैलने के लिए पूरी तरह से ये ऐप जिम्मेदार है, या कहीं ना कहीं इंसानी फितरत ही ऐसी है जो भड़काऊ बातों पर आसानी से यकीन कर लेती है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। सच ये है कि एल्गोरिदम कोई नई नफरत पैदा नहीं करते। अच्छा। वे सिर्फ हमारे दिमाग की पुरानी कमजोरियों को एक व्यापारिक मॉडल में बदल देते हैं। फ्रांसिस हॉगन का नाम सुना है आपने? वो जो फेसबुक की पूर्व कर्मचारी थी? बिल्कुल। उन्होंने कुछ बेहद गोपनीय आंतरिक दस्तावेज लीक किए थे। उन दस्तावेजों में साफ लिखा था कि ऐसा कंटेंट जो इंसानों में गुस्सा, डर या नफरत पैदा करता है
उस पर सामान्य कंटेंट के मुकाबले 5 गुना ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है। मतलब ज्यादा गुस्सा मतलब लोग ज्यादा देर तक स्क्रीन पर चिपके रहेंगे। एकदम सटीक। विकासवादी जीव विज्ञान के अनुसार इंसानी दिमाग खतरे और डर पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए डिजाइन किया गया है। एल्गोरिदम ने इसी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को हैक कर लिया है। बकरे। वे जानते हैं कि अगर आपको डराया जाएगा तो आप ऐप बंद नहीं करेंगे, और ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताने का मतलब है कंपनी के लिए ज्यादा मुनाफा। लेकिन जो चीज इन कंपनियों के लिए महज एक बिजनेस मॉडल है, बाहरी ताकतें उसे एक अचूक सैन्य हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। इजराइल हमास युद्ध की रिपोर्टिंग में भी हमने देखा है कैसे नैरेटिव सेट करने के लिए सूचनाओं का भारी इस्तेमाल हुआ और कंटेंट को शैडो बैन करने के मामले सामने आए। तो जमीन पर और हमारे दिमाग में ये जो घमासान चल रहा है, इसका पूरा बुनियादी ढांचा हमारे स्मार्टफोन्स पर टिका है। लेकिन ये स्मार्टफोन्स हवा में तो नहीं चल रहे ना? बिल्कुल नहीं। इनके सिग्नल्स, इनका नेविगेशन, हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स पर निर्भर है। और यहीं से इस अदृश्य युद्ध का एक और भयानक मोर्चा खुलता है, सैटेलाइट वॉरफेयर। अगर जमीन पर सूचना को हैक किया जा रहा है तो आसमान में उस बुनियादी ढांचे को ही हैक किया जा रहा है जिस पर यह दुनिया चलती है। आज हमारा जीपीएस, बैंकिंग लेन देन, सब कुछ इन सैटेलाइट्स के जरिए होता है। और इसमें सबसे बुनियादी तरीका है जीपीएस जैमिंग। जैमिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक कमरे में किसी से बात कर रहे हैं और अचानक कोई बहुत बड़ा लाउडस्पीकर चला दे। हाँ, शोर इतना ज्यादा हो जाता है कि आप सामने वाले की आवाज सुन ही नहीं पाते। रूस ने यूक्रेन युद्ध में इस जैमिंग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। इससे हुआ ये कि यूक्रेन के जो ड्रोन्स अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे थे, वे अचानक अंधे हो गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कहाँ हैं। नागरिक उड़ानों के नेविगेशन सिस्टम भी बुरी तरह प्रभावित हुए। ये तो ऐसा है जैसे किसी पूरे देश के लिए कंपास और नक्शा एक ही झटके में मिटा दिया जाए। और उन्हें पता भी ना चले कि वे अंधे हो चुके हैं। लेकिन जैमिंग फिर भी पहचानी जा सकती है क्योंकि सिग्नल कट जाता है। इससे भी खतरनाक एक तकनीक है जिसे स्पूफिंग कहते हैं। स्पूफिंग? ये क्या होता है? स्पूफिंग में वो लाउडस्पीकर शोर नहीं मचाता, बल्कि वो एक झूठी आवाज में आपसे बात करने लगता है। आपका सिग्नल कटता नहीं है, बल्कि आपको झूठी लोकेशन बताने लगता है। बाप रे, ये तो किसी को मानसिक रूप से भ्रमित करने या गैसलाइट करने जैसा है। मशीन को लगता है कि वो सही रास्ते पर है, जबकि उसे चुपचाप कहीं और ले जाया जा रहा होता है। बिल्कुल। और इसका सबसे अचूक उदाहरण 2011 में देखने को मिला था। अमेरिका का एक बेहद सीक्रेट स्पाई ड्रोन RQ-170 ईरान के ऊपर उड़ान भर रहा था। ईरान की सेना ने इसी स्पूफिंग तकनीक का इस्तेमाल करके उस ड्रोन के जीपीएस सिस्टम को हैक कर लिया। उन्होंने ड्रोन को यह विश्वास दिला दिया कि वो अमेरिका के अपने सुरक्षित बेस पर पहुंच चुका है। और वो करोड़ों डॉलर का अत्याधुनिक अमेरिकी ड्रोन एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बिना कोई विरोध किए बहुत ही आराम से ईरान की जमीन पर लैंड कर गया। हाँ, बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन का सबसे सीक्रेट हथियार उनके कब्जे में आ गया। ये वाकया सोचने पर मजबूर करता है कि तकनीक ने युद्ध के मैदान को कितना बदल दिया है। और अंतरिक्ष युद्ध सिर्फ सिग्नल्स को भटकाने तक सीमित नहीं है। स्रोत बताते हैं कि 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर जमीनी हमला किया, तो उससे ठीक 1 घंटे पहले अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हो चुका था। वो वायासैट सैटेलाइट नेटवर्क वाला हमला। हाँ, उन्होंने वायासैट नेटवर्क के ग्राउंड मोडेम्स को एक खास मैलवेयर भेजकर ओवरलोड कर दिया। इससे न सिर्फ यूक्रेन का सैन्य संचार टूट गया, बल्कि पूरे यूरोप में हजारों लोगों का इंटरनेट कट गया। सब जंग जमीन पर शुरू होने से पहले आसमान में लड़ी जा चुकी थी। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अंतरिक्ष अब सिर्फ सरकारों की जागीर नहीं रहा। बिल्कुल, इसमें प्राइवेट कंपनियों का बहुत बड़ा दखल हो गया है। एलॉन मस्क के स्टारलिंक का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, जब यूक्रेन का संचार ठप हुआ तो मस्क ने अपने सैटेलाइट टर्मिनल वहां भेज दिए, लेकिन बाद में ऐसी रिपोर्ट्स भी आईं कि मस्क ने एक बड़े हमले से पहले क्रीमिया के पास अपनी सर्विस को कथित तौर पे रोक दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे युद्ध और भड़क सकता है। सोचिए, एक निजी कंपनी का मालिक कॉर्पोरेट बोर्डरूम में बैठकर ये तय कर रहा है कि युद्ध के मैदान में कौन सा सैन्य ऑपरेशन सफल होगा और कौन सा विफल। तो जब हम इन तीनों चीजों को मिला देते हैं, सूचनाओं के जरिए फैलाया गया झूठ, सोशल मीडिया से भड़काई गई नफरत और अंतरिक्ष में बुनियादी ढांचे की हैकिंग, तो जन्म होता है हाइब्रिड युद्ध का। यह वो युद्ध है जहां दुश्मन हर दिशा से वार कर रहा है और आप समझ ही नहीं पाते कि असल में हमला हो कहां से रहा है। इसमें सबसे अहम भूमिका मनोवैज्ञानिक युद्ध या साइबर्स की होती है। 1991 के खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने इसका भारी इस्तेमाल किया था। उन्होंने हवा से लगभग 8 करोड़ पर्चे गिराए थे, जिनमें साफ लिखा था कि युद्ध शुरू होने से पहले ही वे हार चुके हैं।
नतीजा ये हुआ कि जमीनी हमला शुरू होते ही हजारों इराकी सैनिकों ने बिना लड़े ही हथियार डाल दिए। और आज ये मनोवैज्ञानिक युद्ध और भी ज्यादा घातक हो गया है। IOSI जैसी संस्थाओं ने दाबिक नाम की एक चमचमाती मैगजीन निकाली और हॉलीवुड स्टाइल वीडियो बनाए। उन्होंने दुनिया भर के युवाओं के दिमाग को हैक किया। और अगर हम सोचते हैं कि शब्दों से क्या ही नुकसान हो सकता है, तो 1994 के रवांडा नरसंहार का इतिहास हमें डराता है। वो तो बहुत ही दर्दनाक था। वहां रेडियो मिल कोलिन नाम के एक स्टेशन ने महीनों तक लोगों के दिमाग में जहर घोला। उन्होंने एक समुदाय के लोगों को कीड़े मकोड़े कहना शुरू किया। ये रोजाना किया गया एक मनोवैज्ञानिक हमला था, जिसने लोगों को इतना सुन्न कर दिया कि वो अपने ही पड़ोसियों की हत्या करने लगे। महज 100 दिनों के भीतर 8 लाख लोगों को मार दिया गया। इतिहास में पहली बार किसी मीडिया संगठन को सीधे तौर पर नरसंहार का दोषी ठहराया गया था। और जब एक शक्तिशाली देश इस हाइब्रिड मॉडल को अपनाता है, तो परिणाम और भी जटिल हो जाते हैं। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा किया जाना द परफेक्ट हाइब्रिड वॉर की तरह देखा जाता है। बिना किसी आधिकारिक युद्ध की घोषणा किए पहले सूचना युद्ध के जरिए नैरेटिव फैलाया, फिर बिना किसी पहचान चिन्ह वाली वर्दी पहने सैनिक, जिन्हें लिटिल ग्रीन मैन कहा गया, वहां पहुंच गए। और अंत में एक विवादित जनमत संग्रह करवाकर पूरे इलाके को मिला लिया गया। चीन की 3 वॉरफेयर डॉक्ट्रिन भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। जनमत, मनोवैज्ञानिक दबाव और कानूनी युद्ध। हाँ, और ईरान का मॉडल देखें तो वे प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। सीधे युद्ध लड़े बिना हिजबुल्लाह और हुती जैसे गुटों का समर्थन करते हैं। तो इस सब का क्या अर्थ है? इस अदृश्य युद्ध में एक आम इंसान की क्या भूमिका है? क्योंकि कोई भी सेना हमारी रक्षा करने नहीं आ सकती। अपनी रक्षा हमें खुद करनी होगी। स्रोत सामग्री में इससे बचने के लिए कुछ बहुत ही ठोस नियम बताए गए हैं। वो नियम क्या है? सबसे पहला, कुछ भी शेयर करने से पहले उसे वेरीफाई करें। दूसरा, हमेशा सोचें कि इस वायरल कंटेंट से असल में फायदा किसे हो रहा है। कोई बोनो जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तीसरा, जो कंटेंट आपको अत्यधिक गुस्सा या डर महसूस कराता है, उससे सतर्क हो जाएं। वो इमोशनल मैनिपुलेशन है। और चौथा नियम है एल्गोरिथम के इस पूरे खेल को समझना। हमारी सोशल मीडिया फीड हमारी पूरी दुनिया नहीं है। और 5वां नियम है मीडिया और नेताओं से जवाबदेही की मांग करना। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो इतिहास में बड़ी त्रासदियां आम लोगों द्वारा ही की गई, क्योंकि किसी ने उनके दिमाग को हैक कर लिया था। जो लोग जागरूक होते हैं, उन्हें इस अदृश्य युद्ध का ईंधन नहीं बनाया जा सकता। तो इन तमाम स्रोतों को खंगालने के बाद ये साफ हो जाता है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ सरहदों पर गोलियों से नहीं जीते जाते। ये नैरेटिव और एल्गोरिथम की जंग है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहती हूँ। आज का ये अदृश्य युद्ध इंसानी भावनाओं की कमजोरियों पर निर्भर है। इन कोड्स को लिखने वाले अभी इंसान ही हैं। लेकिन आने वाले दशक में जब पूरी तरह से स्वायत्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही हालात को समझने लगेगी, तब क्या होगा? क्या होगा जब मशीनें खुद ही तय करेंगी कि कौन सा नैरेटिव गढ़ना है? ये तो बहुत ही खौफनाक विचार है। वे सेकेंडों में लाखों ऐसे डीप फेक बना लेंगी जिन्हें इंसान पकड़ ही नहीं पाएगा। वे सैटेलाइट्स को अपने आप हैक करने लगेंगी। क्या 2030 या 2040 के युद्धों में किसी इंसान के फैसले लेने की कोई जगह बचेगी? शायद नहीं। या फिर ये मशीनें की हमारे दिमाग के युद्ध क्षेत्र में आपस में लड़ेंगी और हमें भनक तक नहीं होगी कि हम कब युद्ध हार गए। सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और अपने दिमाग के इस युद्ध क्षेत्र को सुरक्षित रखिए।